हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो आपकी BA प्रोग्राम की होने वाली है फिफ्थ सेमेस्टर की। फिफ्थ सेमेस्टर की जो आपकी हिस्ट्री है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857। अगर आपके पास भी ये वाली हिस्ट्री है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं या ये कहूँ क्वेश्चन पेपर है उनके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करवाने वाली हूँ। यानी इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ हमारा जो क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन है वो आपको देखने को मिलेगा। सारे ही क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे एंड 2 ईयर्स के आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं वो भी आप देख पाएंगे और मोर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख पाएंगे इन वीडियोस के थ्रू। तो आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हों आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। एंड देखिए, अगर आपको नोट्स चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हम 1700 से 1857 की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सेमेस्टर 5 है। देखिए, इसमें मेनली आपको 8 क्वेश्चंस दे रखे हैं और ये सारे ही जो क्वेश्चंस पूरा ही जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता देती हूँ फिर उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन विद आंसर को देखेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमारा 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। यानी 18वीं शताब्दी में जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष के कारण बताइए। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में जो संघर्ष हो रहे थे वो किस कारणों से हो रहे थे ये आपको बताना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा ने भारत में औपनिवेशिक शासन को किस प्रकार प्रभावित किया। ये भी आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि जो विचारधाराएं होती हैं उन्होंने भारत के औपनिवेशिक काल को किस प्रकार प्रभावित किया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बंगाल में स्थानीय बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का मूल्यांकन करें। इसका क्या सामाजिक और राजनीतिक परिणाम निकला। यानी जो बंगाल में स्थानीय बंदोबस्त था उसका आपको मुख्य विशेषताएं बतानी है, उनका मूल्यांकन करना है। उसका सामाजिक और राजनीतिक परिणाम क्या निकला ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका औपनिवेशिक काल में विउद्योगीकरण की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी जो औपनिवेशिक काल था जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था उस टाइम पे जो विउद्योगीकरण आया था उस प्रक्रिया का आपको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट होगा जिसमें पूछा गया है 19वीं सदी में भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या थे। यानी जो 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक आर्थिक जो सुधार आंदोलन हो रहे थे उनके क्या मुद्दे थे ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें क्या 1857 का विद्रोह सिर्फ एक सिपाही गदर था या नहीं ये आपको बताना है। क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 1857 का जो विद्रोह था वो सिपाही विद्रोह ही था या कुछ और भी था ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। जिसमें पहला है हमारा महलवाड़ी व्यवस्था, दूसरा है हमारा भारत में परंपरागत शिक्षा प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रियतवाड़ी व्यवस्था, उसके बाद में हमारी कृषि का व्यावसायीकरण। ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए फिर इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 18वीं शताब्दी में भारत की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा कीजिए। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। तो चलिए देख लेते हैं आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। 18वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में एक ऐसे मोड़ का प्रतीक है जब भारत की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था कमजोर होती ही जा रही थी। यानी एक ऐसी मोड़ आया जब राजनीतिक जो व्यवस्था थी वो कमजोर हो रही थी, तब हमारी ये व्यवस्था आई थी और नई शक्तियां उभरी थी। मुगल साम्राज्य जिसने सदियों तक भारत पर शासन किया था अब अपने पतन की ओर अग्रसर था। यानी इस टाइम पे आकर जो मुगल साम्राज्य था वो भी पतन की ओर चला गया था। इस काल में एक और केंद्रीय सत्ता का हास्य हुआ, वही दूसरी और प्राचीन शक्तियों का उदय हो रहा था। इस समय भारत में यूरोपीय शक्तियां अंग्रेज, फ्रांस, डच और पुर्तगाल व्यापार के माध्यम से राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे। यानी ये लोग भी आकर हमारी जो राजनीति थी उसमें हस्तक्षेप कर रहे थे। यह युग भारत के इतिहास में
संक्रमण काल था जिसने आगे चलकर ब्रिटेन सत्ता के मार्गों को प्रशस्त किया। यानी यही ये ऐसा युग था जिसने औपनिवेशिक काल को आगे चल के मार्ग प्रदान किया था। अब इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, कि किस तरह से पतन हुआ। इसमें आप लिखेंगे 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक मुगल साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था, यानी सबसे ऊपर था। किंतु औरंगजेब की मृत्यु जो कि 1707 में हुई थी के बाद राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। उत्तराधिकार के युद्ध, भ्रष्ट शासन, दरबारी पंडितों और कमजोर उत्तराधिकारों के समन्वय ने अलग कर दिया। यानी इस टाइम पे जो शासन व्यवस्था थी वो पूरी खोखली हो चुकी थी। प्रांतीय सूबेदार स्वतंत्र होने लगे। मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र के शासन बनकर रह गए। दिल्ली की सत्ता का प्रभाव केवल आसपास तक सीमित रह गया। यानी अब जो मुगल साम्राज्य के सम्राट थे वो सिर्फ नाम मात्र यानी नाम के ही रह गए थे, उनका कोई भी शासन वासन नहीं रहा था। और जो दिल्ली की सत्ता थी वो भी कुछ लिमिटेड क्षेत्र तक ही रह गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रांतीय शासन का उदय। किस तरह से प्रांतीय शासन का उदय हुआ। मुगल सम्राट की कमजोरी का लाभ उठाकर अनेक प्रांतीय राज्य उभर गए। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अवध में असद अली खां, हैदराबाद में निजाम उल मुल्क, मराठ में पेशवा बाजीराव, सिखों में बंदा बहादुर और पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह जैसे शक्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। यानी अब इन लोगों ने अपना अपना क्षेत्र लेकर स्वतंत्र राज्य बना लिया था। इन राज्यों ने प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अपने क्षेत्र को विकास किया, किंतु आपसी संघर्ष ने इन्हें एकजुट नहीं होने दिया। यानी इन्होंने विकास तो किया लेकिन आपसी संघर्ष भी बहुत रहा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे औरंगजेब की नीतियों का प्रभाव। किस तरह से औरंगजेब की धार्मिक संकीर्णता, अत्यधिक युद्ध नीति और दक्षिण में इन दीर्घकालीन युद्ध ने साम्राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, जिसने राजपूतों, जाटों, मराठाओं और सिखों के विरोध मिल गया। यानी देखिए इसी की वजह से जो राजपूत थे, जाट थे, मराठा थे, सिख थे, वो सभी लोग इनके विरुद्ध हो गए थे। परिणाम स्वरूप साम्राज्य में विरोध बढ़े और जनता का विश्वास कमजोर हुआ, जिससे मृत्यु के बाद कोई भी शासक इतना सक्षम नहीं रहा जो साम्राज्य को पुनः एकीकृत कर ले। यानी इनकी मृत्यु के बाद सारी चीजें अब खत्म होने लगी थी। और जो हम ये कहें जो मुगल साम्राज्य है उसमें औरंगजेब का बहुत बड़ा रोल है पतन में, ठीक है, क्योंकि इनकी नीतियां बहुत ज्यादा जो नीतियां थी वो असफल हो गई थी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विदेशी आक्रमणों का अस्थिरता। किस तरह से जो विदेशी आक्रमण और अस्थिरता थी, इसमें आप लिखेंगे 18वीं शताब्दी में भारत में कई विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। यानी 18वीं शताब्दी में कई विदेशी आक्रमण हो गए थे। 1739 में नादिर शाह और 1748 से 1767 के बीच अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने भारत की राजनीतिक स्थिति को हिला दिया। यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा नादिर शाह ने और जो अहमद शाह अब्दाली हैं उन्होंने आक्रमण किया था। दिल्ली लूट ली गई, अपार धन संपत्ति नष्ट हुई और जनता में भय का वातावरण फैल गया। इस प्रणाली ने मुगल सत्ता की तीक्ष्णता पूरी तरह समाप्त कर और भारत को अस्थिर बना दिया। यानी जो भी ये चीजें आ रही थी, जो विदेशी आक्रमण थे, उन्होंने पूरे भारत को खत्म कर दिया। क्योंकि देखिए पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट वो चीजें खत्म होने लगी। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे यूरोपीय शक्तियों का उदय। किस तरह से इस काल में यूरोपीय व्यापारी धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो गए। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में तटीय इलाकों में व्यवस्थित केंद्र बन चुके थे, किंतु धीरे धीरे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे शक्तिशाली बन गई थी। यानी इन सभी ने भी हमारे देश पर शासन किया, लेकिन धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सबसे शक्तिशाली बन गई। प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में बड़े भाग पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी धीरे धीरे भारत के बड़े भाग पर ब्रिटिशों का शासन हो गया। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे प्रशासनिक और आर्थिक संकट। यानी जो प्रशासनिक और जो आर्थिक संकट थे वो क्या क्या थे, तो इसमें आप लिखेंगे मुगल साम्राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर हो चुकी थी। जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। अधिकारों ने जनता से अत्यधिक कर वसूले, जिससे किसान विद्रोह करने लगे। सेना में अनुशासन की कमी और तकनीकी पिछड़ापन बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य की पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए। यानी जो मुगल साम्राज्य थे वो भी पूरी तरीके से समाप्त होने लगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति का प्रभाव। यानी यहाँ की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद 18वीं शताब्दी का भारत सांस्कृतिक दृष्टि से सक्रिय था।
लखनऊ, हैदराबाद, तंजौर और बनारस जैसे क्षेत्रों में कला, संगीत, नृत्य और साहित्य का विकास हुआ, परंतु सामाजिक स्तर पर असमानताएं, जातिगत भेदभाव और धार्मिक विभाजन बने रहे। इन कारणों से भारतीय समाज एकजुट होकर विदेशी शक्तियों का सामना नहीं कर पाया। इसी वजह से जो विदेशी शक्तियां थी वो हमारे देश पर हावी हो गईं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप निष्कर्ष किस तरह से लिखेंगे? संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक रूप से अत्यंत अशांत और आक्रमणकारी दौर में था, यानी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो अशांति थी वो फैली हुई थी। आगे अब हम देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन, प्रांतीय राज्यों का उदय, विदेशी आक्रमण, आर्थिक संकट और यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव, इन सभी ने भारत में राजनीतिक एकता को वो तोड़ दिया। यह भारत की जो राजनीतिक एकता थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। यही परिस्थितियां आगे चलकर ब्रिटेन सत्ता के स्थानीय का आधार बनी। इस काल ने भारत में इतिहास की दिशा बदल दी और औपनिवेशिकवाद शासन की नींव रखी। यानी अगर ये काल आते आते जो मुगल साम्राज्य था वो अगर कमजोर नहीं पड़ता तो कभी भी जो औपनिवेशिक सरकार थी वो हमारे देश में नहीं आ पाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष के कारणों पर चर्चा कीजिए। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो बंगाल के नवाब थे इनके बीच में हमेशा संघर्ष रहता था। तो उस संघर्ष के क्या कारण थे? तो इसमें आप लिखेंगे 18वीं शताब्दी के मध्य में भारत की राजनीतिक स्थिति अत्यंत जटिल थी। मुगल सत्ता के कमजोर होने के बाद बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे प्रांतीय राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली। बंगाल जो कि भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था, व्यापार और कृषि दोनों दृष्टिकोण से अत्यधिक संपन्न था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी से ही बंगाल में व्यापार आरंभ किया। समय के साथ उन्होंने व्यापार के बहाने राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। इसी हस्तक्षेप के कारण बंगाल में नवाबों और कंपनियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ। यानी देखिए जो बंगाल था वो राजनीति से भी और जो पैसे हैं यानी आर्थिक दृष्टि से भी, सारी दृष्टियों से बंगाल जो था वो सुसंपन्न राज्य था। धीरे धीरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसने बंगाल में एक तरह से व्यापार करना शुरू कर दिया, लेकिन व्यापार के साथ साथ जो राजनीतिक हस्तक्षेप थे वो भी अब करने लगी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। यही एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण था बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी में लड़ाई का, ये कहूँ मतभेद का। यह संघर्ष केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल शासक की शुरुआत का प्रतीक भी ही था। यानी अब ये शासन की जो शुरुआत थी उसका प्रतीक भी बन गया। प्लासी जो कि 1757 में हुआ था और बक्सर जो कि 1762 की लड़ाई इसी संघर्ष का परिणाम था और इसी की वजह से ये दोनों लड़ाइयाँ भी हुई थी इन दोनों के, यानी बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव की वजह से। अगर इसमें हम प्रमुख जो वो भाग है या प्रमुख जो बॉडी है वो लिखें तो आप इसमें लिखेंगे व्यापारिक संस्थाएं और कर मुक्त व्यापार का विवाद किस तरह से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासकों से दस्तकनामा विशेष अधिकार प्राप्त था, जिसके तहत कंपनी के अधिकारी ही बिना कर दिए व्यापार कर सकते थे, यानी इन्हें कर देने की भी जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अंग्रेजी व्यापारी इन अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे। वह अपने निजी व्यापार को भी कर मुक्त वस्तु के रूप में दिखाकर स्थानीय व्यापारियों को नुकसान पहुंचाने लगे थे। यानी जो निजी व्यापार होता था उसमें भी वो कर मुक्त करने लगे थे। नवाब सिराजुद्दौला ने इस पर कड़ा विरोध अपनाया और कंपनी को नियमों का पालन का आदेश दिया। अंग्रेजों ने इस अपने अधिकारों का आघात समझा और टकराव आरंभ हुआ। इस विवाद ने प्लासी की लड़ाई की पृष्ठभूमि तैयार की। यानी यही विवाद था, यही कारण था जिसकी वजह से जो प्लासी का युद्ध हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक हस्तक्षेप और यत्नकारी नीति। किस तरह से कंपनी धीरे धीरे व्यापारिक संस्थाओं से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो रही थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में अंग्रेजों ने बंगाल के कई अमीरों से पंडियत्र कर लिया। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला की सेना का सेनापति था अंग्रेजों के संपर्क में आ गया। क्लाइव ने इसे नवाब बनाने का वादा किया और प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। यह भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व की शुरुआत थी। कंपनी अब बंगाल की वास्तविक सत्ता
बन गई। यानी देखिए जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो सिराजुद्दौला जो था, सिराजुद्दौला का एक सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों से मिल गया और जब युद्ध का मैदान आया तो मीर जाफर सेना को लेकर ही दूसरी जगह चला गया, यानी मिसगाइड किया मीर जाफर ने सेना को, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला अकेले पड़ गए और ये युद्ध के मैदान में हार गए और नेक्स्ट नवाब मीर जाफर बन गए थे। ठीक है, जिन्हें कठपुतली नवाब भी कहा गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मीर जाफर और मीर कासिम के साथ मतभेद, यानी मीर जाफर और मीर जो कासिम हैं इनके साथ भी मतभेद हुआ। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। प्लासी की जीत के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया, जैसे कि मैंने अभी बताया, लेकिन अंग्रेजों की बढ़ती मांगों और हस्तक्षेप से वह असंतुष्ट हो गए। उन्हें डचों से सहायता लेने का प्रयास किया परंतु विफल रहा। यानी देखिए, अब देखिए मीर जाफर बन तो गए राजा, लेकिन धीरे धीरे जो अंग्रेजों की मांगे थी, अंग्रेजों की जो चीजें थी, वो हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से मीर जाफर को सरकार की भी सुननी पड़ती थी और जो जनता है उसकी भी सुननी पड़ती थी। इसलिए मीर जाफर ने क्या किया, डचों से हेल्प मांगी ताकि कंपनी को हरा कर उसे भगाया जा सके। कंपनी ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया, लेकिन जब कंपनी को पता चला, कंपनी ने क्या किया, उसको ही हटा दिया और जो उसका दामाद था मीर कासिम, उसे नवाब बनाया गया। प्रारंभ में मीर कासिम ने अपनी कंपनी से सहयोग रखा परंतु शीघ्र ही उसने महसूस किया कि अब जब तक अंग्रेजों के नियंत्रण से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी बंगाल की स्थिति सुधर नहीं सकती। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी और अपनी सेना को सशक्त बनाना प्रारंभ कर दिया। यानी देखिए जो मीर कासिम था, अब वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया अंग्रेजों से, क्योंकि उनकी भी नीतियां बहुत ज्यादा थी और वो जनता पर बिना चीजें या बिना बात का थोपते थे, हर चीज कर थोप दिया, कभी ज्यादा कर लेते थे जनता से, जिसकी वजह से जनता भी बहुत परेशान थी। अब मीर कासिम भी परेशान होने लगा, तो इसी वजह से मीर कासिम ने क्या किया कि जब तक अंग्रेज नहीं हारेंगे इनका नियंत्रण खत्म नहीं होगा, तो इसने जो अपनी राजधानी थी मुर्शिदाबाद उसको स्थानांतरित ही कर दिया, यानी उसको बदल दिया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर वो चला गया। क्योंकि देखिए अगर बंगाल की बात करूँ तो यहाँ पर अगर कंपनी है तो ये मुर्शिदाबाद है, जहाँ बहुत जल्दी या फिर अच्छे से कनेक्ट हो जाते थे, और यहाँ हमारा मंगोल, इतनी दूरी पर अब उसने जो अपनी राजधानी थी वो स्थानांतरित कर ली और सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मीर कासिम की नीतियां और अंग्रेजों का विरोध। किस तरह से मीर कासिम की जो नीतियां थी और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया। मीर कासिम ने बंगाल में प्रशासनिक सुधार किए, उसने कर मुक्त व्यापार का अधिकार स्थानीय व्यापारियों को भी दे दिया ताकि अंग्रेजों की एक अधिकार नीति को चुनौती दी जा सके। इससे अंग्रेजों के व्यापारिक हिस्सों पर चोट पहुंची। उन्होंने मीर कासिम को हटाने की योजना बनाई। स्थिति इतनी बढ़ गई कि वह दोनों पक्षों में खुला युद्ध आरंभ हो गया, यानी दोनों पक्षों में युद्ध होने लगा। अंग्रेजों ने मुंगेर और पटना पर हमला किया और मीर कासिम को भागना पड़ा। उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से सहायता मांगी। यानी जब मीर कासिम को भगाया गया तो ये अवध के जो नवाब थे उनके पास और मुगल सम्राट के पास पहुंचा, एक तरह से हेल्प लेने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बक्सर की लड़ाई निर्णायक संघर्ष। किस तरह से, इसमें आप लिखेंगे 22 अक्टूबर 1964 को बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना सामना ईस्ट इंडिया से हुआ। यानी देखिए अब जो भागकर मीर कासिम था वो सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के पास गया था और इन सभी ने मिलकर जो बक्सर की लड़ाई है वो लड़ी थी। अंग्रेजों की सेना प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व और संगठित थी, जबकि नवाबों की संयुक्त सेना में समन्वय का अभाव था, यानी ये लोग एक साथ नहीं थे। परिणाम स्वरूप नवाबों की हार हुई। इस युद्ध के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार स्थापित हो गया, यानी अब जो आसपास के क्षेत्र थे जहाँ पर जो सिराजुद्दौला हैं और जो शाह आलम द्वितीय है वो शासन कर रहे थे, वो भी अब अंग्रेजों के अधीन आ गया। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे इस्लामाबाद की संधि और दीवानी अधिकार। किस तरह से, बक्सर की लड़ाई के बाद 1765 में इस्लामाबाद की संधि हुई, यानी बक्सर की जो ये लड़ाई हो गई थी इसके बाद ही इस्लामाबाद की संधि हुई। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी, यानी जो राजस्व संग्रह का अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा शाह आलम द्वितीय को। इसने कंपनी को बंगाल के राजस्व का सीधा अधिकार प्राप्त हो गया और नवाब केवल नामात्र के शासक रह गए, यानी इसके बाद में जो नवाब थे वो सिर्फ नामात्र के ही शासक रह गए थे। यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की प्रशासनिक नींव भारत में रखी गई।
यानी हम कह सकते हैं यहीं से जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी प्रशासनिक नींव रखी गई। आर्थिक लूट और प्रशासनिक परिवर्तन, कंपनी ने बंगाल के संसाधनों का खुला दोहन किया, व्यापारिक मुनाफा लंदन भेजा जाने लगा, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। यानी बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत बेकार हो गई। कृषि उद्योग और व्यापार सब प्रभावित हुआ। बंगाल का धन अंग्रेजों की जेब में जाने लगा। इस आर्थिक लूट ने बंगाल में भुखमरी और दरिद्रता फैला दी। यह संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक शोषण का भी प्रतीक बन गया था। अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष की बात करें कि आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। उपसंहार यानी निष्कर्ष, या ये कहूँ कंक्लूजन में आप लिखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच संघर्ष भारत के इतिहास की निर्णायक घटना थी। इस संघर्ष के कारण न केवल बंगाल की स्वतंत्रता समाप्त हुई बल्कि भारत पर अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव भी पड़ गई। यानी अब भारत पर जो अंग्रेजों के साम्राज्य था वो भी होने लगा। नवाचार की राजनीतिक शक्ति, अंग्रेजों की छल कपट भरी नीति, व्यापारिक एकार और राजस्व की लालसा ने इस संघर्ष को जन्म दिया था। प्लासी और अकबर की लड़ाई ने भारत को औपनिवेशिक युग में प्रवेश करवा दिया। इस संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि भारतीय शासन समाप्त होकर अंग्रेजी शासन की स्थापना हुई। यानी जो भारतीय शासन थे वो समाप्त हो गए और जो अंग्रेजी शासन थे उनकी शुरुआत हो गई। इसने आगे चलकर पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया। अतः ये कहा जा सकता है कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जहां से विदेशी शासन का युग आरंभ और स्वतंत्रता का युग प्रारंभ हुआ, क्योंकि यहीं से हमारे जो विदेशी शासन है उसका और स्वतंत्रता का जो युग है वो शुरू हुआ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग सेकेंड वीडियो में कवर कर लेंगे आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नोट्स जो हैं वो आपको जल्दी ही हमारे जो ऐप है उसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड अगर आप पीडीएफ अभी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। एंड आप लोग हमारे ऐप को एक बार चेकआउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ईजी टू यूज़ है, जो आपकी स्टडी को और ज़्यादा ईजी एंड कंफर्टेबल बना देगा। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।